नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले वीडियो री एग्जाम के लिए यूपी जीके का अध्ययन कर रहे हैं और ये हमारा छठा पार्ट है। 5 पार्ट में हम जो है 150 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं और इस पार्ट में हम प्रश्न संख्या 151 से लेकर के 180 तक डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस को आपका बहुत प्यार मिला, आप लोग उसे देख रहे हैं, निरंतर देख रहे हैं, आप लोगों को उसका फायदा भी होगा एग्जाम में, ये मैं जानता हूं। एक तीसरे पार्ट को छोड़ दो, वो अभी थोड़ा कम लोगों ने देखा है, वो शायद ब्राउजिंग में आया नहीं होगा, तो जिसने भी वो थर्ड पार्ट नहीं देखा उसमें भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए हैं। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस पार्ट को देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करता हूं आज की क्लास, पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुरापाषाण कालीन बस्ती नहीं है? देखिए, इतिहास में जो सबसे पुराना काल माना जाता है वो है पुरापाषाण पाषाण काल, और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों, एक होता है पुरापाषाण काल, यानी पाषाण काल में भी जो प्राचीनतम काल है वो पुरापाषाण काल कहलाता है। उसके उपरांत होता है मध्य पाषाण काल, और फिर सबसे नया नव या नवीन पाषाण काल। इसके बाद ताम्रयुगीन सभ्यता प्रारंभ होती है, फिर कांस्य युगीन सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर जानते हैं, और उसके उपरांत लौह युगीन सभ्यता। तो इन सभी सभ्यताओं की निशानी भारत में और उत्तर प्रदेश में हमें प्राप्त होती है। इन सभी सभ्यताओं के स्थल हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में यदि पाषाण काल की बात करें तो पुरापाषाण कालीन बस्ती कौन सी है, मध्य पाषाण कालीन बस्ती कौन सी है, और नव पाषाण कालीन बस्ती कौन सी है। तो यदि बात करें हम पुरापाषाण कालीन बस्ती की, तो पुरापाषाण कालीन बस्ती में एक तो आपकी बेलन घाटी है, और बेलन घाटी हमें प्राप्त होती है प्रयागराज से। प्रयागराज में स्थित है। जिले याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछा जाता है बेलन घाटी कहां पर स्थित है। बात करें यदि सिंगरौली घाटी की, तो सिंगरौली घाटी सोनभद्र जिले में स्थित है, सोनभद्र जिले में। और यदि बात करें चकिया की, तो चकिया स्थित है आपका चंदौली जिले में। और ये तीनों ही पुरापाषाण कालीन बस्ती हैं। देखिए और भी हैं, लेकिन आपको ये 3 याद रखनी है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। ये 3 ही महत्वपूर्ण है, बेलन घाटी, सिंगरौली घाटी और चकिया। ये तीनों पुरापाषाण कालीन बस्ती है। जबकि बात करें यदि हम कोल्डी हवा की, तो दोस्तों कोल्डी हवा प्रयागराज में ही स्थित है। प्रयागराज की बेलन घाटी में ही कोल्डी हवा भी स्थित है। बेलन घाटी जो कि पुरापाषाण कालीन बस्ती है, पर ये कोल्डी हवा, विशेषता कोल्डी हवा की बात करें तो ये एक नवपाषाण कालीन बस्ती है। कैसी बस्ती है ये? तो ये नवपाषाण कालीन बस्ती है। और ध्यान रखिएगा, यहां से हमें धान के, चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चावल के साक्ष्य, तो आपसे पूछ लिया जाए कि चावल के साक्ष्य किस नवपाषाण कालीन बस्ती से प्राप्त होते हैं, तो वो प्राप्त होते हैं दोस्तों कोल्डी हवा से। ध्यान रखिएगा, नवपाषाण में काल में ही मानव ने खेती करना सीखा, तो चावल के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। देखिए पहले तो ये प्रश्न आया करता था कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो इसका उत्तर भी कोल्डी हवा होता था। तो अभी आपको कुछ किताबों में भी ये प्रश्न मिल जाएगा और उत्तर कोल्डी हवा होगा। अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है तो आप कोल्डी हवा ही करेंगे, पर लहुरा देव से अब हमें खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। कहां से प्राप्त हुए? लहुरा देव से। तो ध्यान रखिएगा, लहुरा देव कहां पर है, तो ये है संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में। और ये भी जो है नवपाषाण कालीन बस्ती है, जहां से खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो नवपाषाण कालीन बस्ती में कोल्डी हवा याद रखिएगा, लहुरा देव याद रखिएगा, पुरापाषाण कालीन बस्ती में बेलन घाटी, सिंगरौली और चकिया याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके निर्देशन में बेलन घाटी की खुदाई कराई गई? बेलन घाटी जो कि प्रयागराज में स्थित है, पुरापाषाण कालीन बस्ती है, उसकी खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? तो उसकी खुदाई कराई गई थी GR शर्मा के निर्देशन में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से 15 शवाधान प्राप्त हुए हैं?
जिनके मृतकों का सिर पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है। देखिए टाइपिंग एरर्स को थोड़ा सा इग्नोर किया कीजिए दोस्तों। तो जिनका सिर पश्चिम की ओर है, तो ये 15 शवाधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 15 शवाधान कहां से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए दोस्तों आपके सराय नाहर से, और सराय नाहर पड़ता है आपका प्रतापगढ़ जिले में। और ये कैसी बस्ती है? तो ये मध्य पाषाण कालीन बस्ती है। यदि हम बात करें कि कौन कौन सी मध्य पाषाण कालीन बस्ती हैं, पुरा पाषाण कालीन बस्ती आपने याद करी, बेलन घाटी, चकिया और सिंगरौली। नव पाषाण कालीन बस्ती भी आपने याद करी, कोल्डी हवा और लहुरा देव। आप मध्य पाषाण कालीन बस्ती देख लीजिए कौन कौन सी हैं। तो इसमें से सबसे पहला नाम आता है मोरहना पहाड़ का, मोरहना पहाड़ का। इसके अलावा दूसरा नाम आपको मिलेगा लेखैया का, लेखिया का। तीसरा नाम आप देखने जाएं तो बघई खोर, बघई खोर। ये तीनों ही पुरा पाषाण कालीन बस्ती हैं। और ये किस जिले में पड़ती हैं? तो ये मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में पड़ती हैं, मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में ये जो है आपकी ये बस्ती पड़ती हैं। जबकि बात करें यदि हम सराय नाहर की, सराय नाहर की, दमदमा की और महदहा की, ये तीनों प्रतापगढ़ में पड़ते हैं। और इसके अलावा एक नाम और आपको याद रखना है, सातवां, चोपानी मांडो। और यदि हम बात करें ये चोपानी मांडो कहां पर है, तो ये आपका जो है प्रयागराज में है। कोल्डी हवा आपका प्रयागराज में पड़ता है, बेलन घाटी आपकी प्रयागराज में है, चोपानी मांडो आपका प्रयागराज में पड़ता है। ये 7 मध्य पाषाण कालीन बस्ती हैं दोस्तों। तो 7 मध्य पाषाण कालीन कराई आपको मैंने, 3 पुरा पाषाण कालीन कराई और 2 मैंने आपको नव पाषाण कालीन बस्ती कराई हैं। तो 7 और 3 10 और 2 12 आपको ये याद रखनी है, रट के रखना है किस जिले में है और किस काल की ये बस्ती हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मध्य पाषाण कालीन बस्ती प्रयागराज में स्थित है? देखिए प्रयागराज की बात हो रही है। सराय नाहर, सराय नाहर पे हमने चर्चा करी, ये प्रतापगढ़ जिले में है। मोरहना पहाड़ हमारा सोनभद्र मिर्जापुर के जिले में है। चोपानी मांडो हमारा प्रयागराज में पड़ता है, जबकि बघई खोर भी हमारा सोनभद्र प्रयागराज क्षेत्र में पड़ता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा चोपानी मांडो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सैंधव सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए एक प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला होता है बलिया। उसी प्रकार जब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र होता है आलमगीरपुर। इसी प्रकार इसका सबसे उत्तरी क्षेत्र होता है मांडा, सबसे दक्षिणी क्षेत्र है दैमाबाद, और इसी प्रकार इसका सबसे पश्चिमी क्षेत्र आता है सुतकांगेडोर। जब सिंधु घाटी की सभ्यता पर चर्चा करेंगे हम, तब हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये जो आलमगीरपुर है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में। और किस नदी के किनारे पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका हिंडन नदी। देखिए मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है चिनाब नदी के किनारे, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है दाशक नदी के प्रवरा नदी के किनारे, और सुतकांगेडोर पाकिस्तान में पड़ता है दाशक नदी के किनारे। तो ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता की बातें हैं। अभी तो आप याद रखिए आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य मिले? देखिए आपने सैंधव स्थल देखा, पाषाणकालीन स्थल देखे, इसी प्रकार लौह युगीन संस्कृति। लौह युगीन संस्कृति कौन सी सभ्यता लौह युगीन सभ्यता है?
पाषाणकालीन सभ्यता, उसके बाद ताम्रकालीन सभ्यता आई, फिर आपकी आई कांस्य युगीन सभ्यता जिसे हम सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं, और फिर अंत में आई थी लौह युगीन सभ्यता जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता भी दो थी, एक ऋग्वैदिक काल की और एक उत्तर वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल के लोग भी लोहे से अपरिचित ही थे, उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित हुए। उत्तर वैदिक काल लौह युगीन सभ्यता थी। हम लमसम में कह देते हैं कि पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता लौह युगीन सभ्यता थी, लेकिन अगर स्प्लिट करके आपको दे दिया जाए ऑप्शन तो ध्यान रखिएगा लौह युगीन संस्कृति उत्तर वैदिक काल की थी। तो लौह युगीन संस्कृति के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं अतरंजी खेड़ा से। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध की माता रामग्राम के कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। यह कोलिय गणराज्य किस जनपद में पड़ता है? देखिए, जो गौतम बुद्ध की माता थी वे कोलिय गणराज्य की थी। गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गणराज्य के थे, तो स्वयं गौतम बुद्ध किस गणराज्य के हुए? शाक्य गणराज्य के। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा किस गणराज्य की थी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा वे भी शाक्य गणराज्य की ही कन्या थी। यानी उनके पिता वे स्वयं, उनकी पत्नी शाक्य गणराज्य की थी, उनकी माता कोलिय गणराज्य की थी। माता का नाम था महामाया और 7 दिन के अंदर यानी इनके जन्म के 7 दिन के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी माता की। किसके जन्म के? गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के अंदर माता महामाया की मृत्यु हो गई। तब गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण करा वो करा प्रजापति गौतमी ने, महाप्रजापति गौतमी ने। और वो महाप्रजापति गौतमी महामाया की बहन लगती थी, उनकी मौसी थी। इसका तात्पर्य है कि वो भी कोलिय गणराज्य की थी। तो जैसे प्रश्न घुमा करके आ जाए आप ध्यान रखिएगा। तो कोलिय गणराज्य रामग्राम के कोलिय गणराज्य, और ये रामग्राम किस जनपद में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका गोरखपुर जनपद में। चौरा चौरी भी गोरखपुर में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश को निम्न में से किस धर्म का पालना कहा जाता है? देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक धर्म, हिंदू धर्म। बौद्ध धर्म पर यदि चर्चा करें तो बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ में। सारनाथ कहां पड़ता है? वाराणसी के नजदीक। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक वर्षावास उन्होंने श्रावस्ती में करें। और आज ही जो अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था वो उन्होंने कुशीनगर में प्राप्त किया था। यानी गौतम बुद्ध के जीवन की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वे सभी उत्तर प्रदेश में फली फूली। उत्तर प्रदेश में इस धर्म का विकास हुआ। इसी वजह से बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। बौद्ध धर्म का पालना। तो पूछ लिया जाए किस धर्म का पालना कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का अधिवेशन प्रदेश के किस जनपद में हुआ? देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की बात हो रही है, तो आप बताइए वो 1947 में हुआ था या 1946 में? तो ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था, वो हुआ था 1946 में। देखिए, 1940 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष चुने गए मौलाना आजाद। उसके बाद लगातार 6 वर्षों तक कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ। 1946 में जाकर के अधिवेशन हुआ और वो अधिवेशन हुआ मेरठ में। और मेरठ के इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने करी? तो वो करी JB कृपलानी ने। आप बताएंगे कि जो मुख्यमंत्री थी हमारी पहली महिला मुख्यमंत्री प्रदेश की, सुचेता कृपलानी, उनका क्या संबंध था JB कृपलानी से, ये आप बताएंगे। तो 1946 के इस मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता JB कृपलानी ने करी, जो स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन था। चलिए आगे चलते हैं। अशोक के शासनकाल में निर्मित अहरौरा का लघु स्तंभ लेख निम्न में से किस जनपद से प्राप्त हुआ है? देखिए, बात हो रही है अहरौरा के स्तंभ लेख की। अशोक के कई स्तंभ लेख प्राप्त हुए हमें, जैसे कि सारनाथ से प्राप्त हुआ है, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। इसके अलावा मेरठ से एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ। इस मेरठ वाले स्तंभ लेख को दिल्ली का एक सुल्तान इसे दिल्ली ले आया। चर्चा करेंगे कौन लाया था, तो ध्यान रखिएगा वो मेरठ स्तंभ लेख था। इसके अलावा कौशाम्बी से भी एक
स्तंभ लेख प्राप्त हुआ अशोक का, और इस कौशाम्बी स्तंभ लेख को भी किसी राजशासक के द्वारा प्रयागराज ले जाया गया था। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक स्तंभ लेख हमें प्राप्त हुआ है अहरौरा से, और ये अहरौरा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका मिर्जापुर में। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस शासक द्वारा अशोक द्वारा निर्मित मेरठ के स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया? देखिए अभी अभी हमने चर्चा करी है, अशोक के कई स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं, सारनाथ से, मेरठ से, कौशाम्बी से, प्रयागराज से और अहरौरा से। तो इन सभी स्तंभ लेखों में से जो मेरठ का स्तंभ लेख है, इसे कौन दिल्ली लेकर के आया? तो फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक इस लेख को दिल्ली ले आया। वो मेरठ स्तंभ लेख को और टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली लेकर के आया था, जिसमें से मेरठ स्तंभ लेख आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है और टोपरा स्तंभ लेख आपका कहाँ स्थित था? ये हरियाणा राज्य में, हरियाणा के अंबाला के पास टोपरा नामक स्थान पर यह स्तंभ लेख लगा हुआ था। इसे भी फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। तो मेरठ स्तंभ लेख को कौन सा शासक दिल्ली लेकर के आया? तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस स्थान से धनदेव का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? कौन था ये पुष्यमित्र शुंग? तो पुष्यमित्र शुंग वह व्यक्ति था जिसने मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। विदिशा को अपनी राजधानी बनाया, मध्य प्रदेश में स्थित है विदिशा, और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और इन अश्वमेध यज्ञों का जो पुरोहित था वह पतंजलि था। इन सभी बातों की जानकारी हमें प्राप्त कहां से होती है? ये हमें प्राप्त होती है एक शिलालेख से। और वह शिलालेख कहां लगा हुआ था? वह शिलालेख लगा हुआ था दोस्तों अयोध्या में। और यह शिलालेख जिस व्यक्ति ने लगवाया था उस व्यक्ति का नाम था धनदेव, इसीलिए इसे धनदेव का अयोध्या शिलालेख भी कहते हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धनदेव का अयोध्या शिलालेख। चलिए आगे। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे अकबर द्वारा प्रयागराज के किले में स्थापित करवाया गया, मूलतः कहां से लाई गई थी? देखिए प्रयाग प्रशस्ति पर, यह प्रयाग प्रशस्ति, देखिए चलिए इसकी इतिहास आपको बताता हूं। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये कौशाम्बी में स्थित थी। मूल रूप से कहाँ स्थित थी? कौशाम्बी में। ये एक बड़ा सा पत्थर था कौशाम्बी में, शिलालेख था, जहां पर अशोक का शिलालेख अंकित था। यहां पर बाद में समुद्रगुप्त के समय में, समुद्रगुप्त के समय में, अभी भी ये प्रयाग प्रशस्ति नहीं बनी, ये कौशाम्बी में स्थित है। समुद्रगुप्त के समय में यहाँ पर समुद्रगुप्त का गुणगान किया गया है, यानी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति इसी पत्थर पर रचित की गई। बाद में जब अकबर ने इसे देखा तो वो इसे कहाँ ले आया? वो इसे ले आया प्रयागराज में। अकबर द्वारा इसे प्रयागराज में लाया गया। कहाँ लाया गया? प्रयागराज में। और बाद में इस प्रयागराज पे बीरबल का लेख अंकित कर दिया गया। किसका लेख अंकित किया गया? बीरबल का लेख। और अंत में मुगल सम्राट जहांगीर ने भी इस पर अपना लेख अंकित करवाया। तो इस प्रयाग प्रशस्ति पर किस किसके लेख मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अशोक का लेख मिलता है, समुद्रगुप्त का लेख मिलता है, साथ ही इस पर बीरबल का लेख मिलता है और इस पर जहांगीर का भी मिलता है। ऑप्शन ऐसा, प्रश्न ऐसा दिया जाएगा किसका लेख नहीं मिलता? तो अकबर का नहीं मिलता। अक्सर लोग बीरबल सही उत्तर टिक कर देते हैं, कहते हैं अकबर तो इसे लेकर के आया था तो अपना तो गुणगान वो करवाएगा ही नहीं। इस पत्थर पर बीरबल का लेख मिलता है पर अकबर का लेख नहीं मिलता। बीरबल, जहांगीर, समुद्रगुप्त, अशोक। प्रश्न ये है कि समुद्रगुप्त की ये जो प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, इसकी रचना किसने करी? ये आप बताएंगे इतिहास के छात्रों कि इसकी रचना किसने करी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिस्ट्री का, बताइएगा जरूर। और अगर नहीं बताओ तो अगले वीडियो में कमेंट करके मुझे याद दिलाइएगा अगर मैं ना बताऊं तो। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर ईंटों से निर्मित है?
देखिए गुप्त काल के कई मंदिर हैं, जिसमें से कुछ मंदिर हमें उत्तर प्रदेश से भी प्राप्त होते हैं, जिसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरी गांव का मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। सांची का मंदिर भी गुप्तकालीन है, ये गुप्तकालीन का पहला मंदिर है, इसे मंदिर संख्या 1 के नाम से भी जानते हैं, मंदिर संख्या 1 के नाम से भी जानते हैं। भीतरी गांव का मंदिर आपका कानपुर में स्थित है, ईंटों से निर्मित मंदिर है ये। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपका कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है ललितपुर जिले में। तो ये जो ईंटों से निर्मित मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, ये कानपुर में स्थित है और ये गुप्तकालीन मंदिर है। प्रश्न यही पूछ रहा है कौन सा गुप्तकालीन मंदिर ईंटों से निर्मित है, तो भीतर गांव का मंदिर। देखिए अगर हिस्ट्री की बात करें तो गुप्त काल के 2 मंदिर ईंटों से निर्मित हैं, एक है भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, और ये कहाँ पड़ता है, ये तो पड़ता है कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एक मंदिर और है लक्ष्मण, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, और ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। तो गुप्तकालीन कौन कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित हैं, ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए जीके में, तो भीतर गांव का मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। पर अगर उत्तर प्रदेश का कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है पूछ लिया जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा, भीतर गांव का मंदिर। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? चर्चा हमने कर ली, ललितपुर जिले में स्थित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर है जो नागर शैली में निर्मित है। नागर शैली की एक शैली पंचायतन शैली थी, उसमें ये मंदिर निर्मित है, तो मुख्यतः नागर शैली में है। नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, ऐसे करके ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो ये नागर शैली में निर्मित है। ये भारत का पहला मंदिर है जिस पर शिखर बना हुआ था, भारत का पहला शिखर मंदिर है ये। इससे पहले मंदिरों पर शिखर नहीं हुआ करते थे। तो भारत का पहला शिखर मंदिर कौन सा है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। किसका मंदिर है ये, तो भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ से विष्णु की अंकशायनी मूर्ति प्राप्त हुई है। अंकशायनी मूर्ति मतलब शेष नाग पर विश्राम करती हुई अवस्था की मूर्ति यहाँ से हमें प्राप्त हुई है देवगढ़ के दशावतार मंदिर से। और ये प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो ये स्थित है आपका ललितपुर जनपद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल के शासनकाल का प्रथम अभिलेख बिलसड़ अभिलेख प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? देखिए गुप्तकालीन शासक था कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त का ही एक अभिलेख है बिलसड़ अभिलेख। इतिहास में प्रश्न आता है कि कुमारगुप्त का पहला अभिलेख कौन सा था, तब उत्तर हो जाएगा बिलसड़ अभिलेख। पर यदि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश जीके का एक प्रश्न आता है कि ये बिलसड़ अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये हमें प्राप्त हुआ है एटा जनपद से। तो बिलसड़ अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, एटा जनपद से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त का अंतिम अभिलेख गढ़वा का अभिलेख प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ? देखिए कुमारगुप्त का पहला अभिलेख था बिलसड़ अभिलेख, जो कि हमें एटा जनपद से प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार गढ़वा का अभिलेख स्कंदगुप्त का अंतिम अभिलेख था, जो कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये प्रयागराज से प्राप्त हुआ है। प्रयागराज की करछना तहसील से हमें मिला है। कहां से मिला है, तो प्रयागराज की करछना तहसील से यह प्राप्त हुआ है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार कीजिएगा इसे। भीतरी स्तंभलेख प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों से गलत हो जाता है। स्टूडेंट इसका उत्तर कानपुर मार के आ जाते हैं। दोस्तों कानपुर में तो भीतरी गांव का मंदिर स्थित है। वहां पर एक गांव है भीतरी गांव, और उस भीतरी गांव का मंदिर जो कि एक गुप्तकालीन मंदिर है, लकड़ी का मंदिर है, वो स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये तो लोगों को रटा होता है। लेकिन यदि भीतरी स्तंभ लेख पूछ लिया जाए दोस्तों, तो वो कानपुर में स्थित नहीं है, बल्कि वो कहाँ स्थित है, गाजीपुर में। तो भीतरी गांव का मंदिर कानपुर में स्थित है, जबकि भीतरी स्तंभ लेख आपका गाजीपुर में स्थित है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? आपको बताना है असुमेलित कौन सा है। मानकोवर अभिलेख प्रयागराज, करमदंडा अभिलेख फैजाबाद, बिलसड़ अभिलेख एटा,
और उपरोक्त सभी, तो दोस्तों ये सभी गुप्तकालीन अभिलेख हैं। मानकोवर अभिलेख आपका प्रयागराज में स्थित है, करमदंडा अभिलेख आपका फैजाबाद में स्थित है, बिलसड अभिलेख आपका एटा में स्थित है, यानी सभी सुमेलित हैं। आपसे पूछ रहा है कौन सा असुमेलित है और प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी, तो ये प्रश्न हो जाएगा गलत। इसको आप अ को काट लीजिए और इसे कर लीजिए निम्न में से कौन सा सुमेलित है, तो सुमेलित हो जाएगा आपका डी, यानी उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन कन्नौज की गद्दी पर बैठा। दोस्तों एक शासक था हर्षवर्धन, भारत का बहुत ही प्रमुख शासक रहा है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन तो हरियाणा के पास थानेसर का राजा था। कहां का राजा था? थानेसर। कन्नौज पर तो उसके जीजा का शासन था, उसकी बहन का नाम राज्यश्री था, पर जीजा की हत्या कर दी गई बंगाल के शासक के द्वारा। तो राज्यश्री का कोई पुत्र नहीं था, तो अराजकता ना फैल जाए कन्नौज में, कोई बाहरी शक्ति कब्जा ना कर ले, इसलिए उसने अपने भाई को बुलाया और हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी थानेसर से, और कन्नौज से प्रशासन संभालने लग गया और कन्नौज का वैभव उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और उसे मगध के स्थान पर कन्नौज भारत का मुख्य नगर बन गया। पाटलिपुत्र का शासन समाप्त हो गया, प्रभुत्व किसका स्थापित हो गया? कन्नौज का। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज फिर पतन के मार्ग पर चल दिया। आगे चलकर एक यशोवर्मन नाम का शासक हुआ जिसने कन्नौज के प्रभुत्व को वापस लौटाया। बाद में यशोवर्मन की मृत्यु के बाद फिर आयुधवंशी राजा आए और वहां पर त्रिसंघर्ष चला, पाल प्रतिहार और जो है राष्ट्रकूटों के मध्य, वो सब बात की कहानी है। पर हर्षवर्धन के बाद कन्नौज में जो शासक बना वो कौन बना? वो बना आपका यशोवर्मन। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था आपका मुंबई में 1985 में, दूसरा आयोजित हुआ था आपका कोलकाता में 1986 में, तीसरा आयोजित हुआ था आपका मद्रास में 1987 में, और चौथा आयोजित हुआ था आपका प्रयागराज में 1988 में। तो यही कांग्रेस का पहला अधिवेशन है जो प्रदेश में आयोजित हुआ था, यानी प्रयागराज। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी यदि आपसे पूछ ले, तो इसकी अध्यक्षता करी थी जॉर्ज यूले ने, जो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष भी थे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एतमादुल्ला का मकबरा निम्न में से किस शहर में स्थित है? देखिए एतमादुल्ला नूरजहां के पिता थे। नूरजहां के पिता का नाम था घियास बेग, जिन्हें जहांगीर ने एतमादुल्ला की उपाधि दी थी। तो नूरजहां के पिता थे, और एतमादुल्ला का जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है। किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने ही इस मकबरे को बनाया था जहांगीर के शासन काल में, और ये पहला मकबरा था जिसमें पित्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। पित्रा ड्यूरा तकनीक के इस्तेमाल से बनने वाला पहला मकबरा कौन सा था? तो वो एतमादुल्ला का ही मकबरा था। पित्रा ड्यूरा तकनीक क्या होती है? संगमरमर पे हीरे से की जाने वाली सजावट की एक तकनीक थी पित्रा ड्यूरा तकनीक, और भारत में पित्रा ड्यूरा तकनीक से जो पहला मकबरा बना था वो कौन सा था? तो वो था एतमादुल्ला का मकबरा, जो कि आगरा में स्थित है। शासक बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? देखिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं इसे इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था ये। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, जिसे जूंद के युद्ध में पराजित करने के बाद ये दिल्ली का शासक बना, और ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दिल्ली में अपनी राजधानी बनाई। लेकिन शासक बनने से पूर्व ये कहाँ का गवर्नर था, कहाँ का इक्तेदार था, कहाँ का सूबेदार था? अगर इस तरह के प्रश्न आए तो उत्तर हो जाएगा बदायूं। चलिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश निम्न में से किस स्थान पर दिए? आसान सा प्रश्न है, श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक वर्षावास भी श्रावस्ती में ही बिताए। शेषासूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, मिर्जापुर में या बांदा में? तो देखिए शेषासूरी का अंतिम अभियान था कालिंजर अभियान, और कालिंजर अभियान पर जब वो अटैक कर रहा था तब कालिंजर किले पर उसके पास एक तोप थी जिसका नाम था उक्का नामक तोप, और इस उक्का नामक तोप से उसने एक गोला दागा किले पर, ताकि किले की दीवारों को तोड़ने के लिए। पर वो गोला किले की दीवारों को तोड़ने की बजाय पलट करके वापस आ गया और शेरशाह सूरी के पास आकर के फट गया।
गोले से तो भले शेरशाह सूरी बच जाता, पर वहां पर बहुत सारा बारूद रखा हुआ था जिसमें आग लग गई, और वो जब फटे ना फटफट फटफट करके, तो कई लोग मरे, जिसमें से एक शेरशाह सूरी भी था। तो ये जो कालिंजर है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका बांदा में। तोप का नाम ध्यान रखिएगा, उक्का नामक तोप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया? वारेन हेस्टिंग्स, बेलेजली, डलहौजी या बेंसीटाट? तो दोस्तों आपको नाम याद होगा डलहौजी। डलहौजी की हड़प नीति इतिहास में बहुत फेमस है कि जिस भी राजा के अपना पुत्र नहीं होता था तो उसे गोद लेने का अधिकार नहीं दिया था इन अंग्रेजों ने, और पुत्र न होने के बाद उस शासन को छीन लिया जाता था। शासक राज्य पर कब्जा कर लेता था डलहौजी, लेकिन लखनऊ पर वो कब्जा करना चाहता था, अवध पर वो कब्जा करना चाहता था, पर अवध के शासक वाजिद अली शाह का तो पुत्र मौजूद था बिरजिस कादिर, तो अवध पर तो इस तरीके से शासन हो नहीं सकता। तो वो वाजिद अली शाह की मौत का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, एक आउटरम को भेजा अवध में कि जाओ अवध की स्थिति पर रिपोर्ट दो, और आउटरम ने एक रिपोर्ट दी जिसे आउटरम रिपोर्ट कहते हैं, और उसने कहा कि अवध में तो साहब बहुत ही ज्यादा अराजकता फैली हुई है, वाजिद अली शाह अपने मौज मस्ती में डूबा रहता है, वो अवध की रक्षा नहीं कर सकता, अवध का शासन नहीं चला सकता, इसे तो आप अंग्रेज साम्राज्य में मिला लो। और कुशासन का आरोप लगाकर अवध को डलहौजी ने मिला लिया ब्रिटिश साम्राज्य में, और वहां पर एक चीफ कमिश्नर नियुक्त कर दिया। तो ध्यान रखिएगा वायसराय कौन सा हो जाएगा? गवर्नर जनरल, सॉरी वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? डलहौजी। चलिए अगला है, कानपुर के जिस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी भारतीय महिला द्वारा की गई वह कहां आयोजित किया गया? देखिए 3 महिलाओं ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी है। एक थी एनी बेसेंट, जिन्होंने कब करी थी? जिन्होंने करी थी 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता। इसके 8 वर्षों बाद 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? ये करी सरोजनी नायडू ने। और सरोजनी नायडू कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई, और इसके 8 वर्षों बाद 1933 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेन ने करी थी। तो एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन, ये 3 महिलाएं थी, जिसमें से पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी? सरोजनी नायडू, 1925 का कानपुर अधिवेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1916 में आयोजित हुए लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने करी? 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस और गरम दल, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के लोग एक दूसरे से मिल गए, यानी उनमें समझौता हो गया। 1907 के सूरत अधिवेशन में जो नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः मिल गए। इसी प्रकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इसे संयुक्त अधिवेशन के तौर पर जाना जाता है, और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने करी थी? वो करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इंपॉर्टेंट सेशन है, याद रखिएगा। 1905 में आयोजित किए गए बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने करी? तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। दोस्तों आज के वीडियो में एक प्रश्न कम टाइप हुआ है, ये 179 ही रह गए हैं। कोई बात नहीं, जो अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा उसमें 31 प्रश्न ले आएंगे। प्रश्न संख्या 180 से लेकर के हम अगले 30 प्रश्नों तक, यानी कि 210 तक हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, रिवीजन बार बार कीजिए। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, देखिए 8-10 प्रश्न आएंगे यूपी जीके के, कम नहीं होते। और अगर आपने अच्छे से ये कवर कर लिए तो सिलेक्शन की राह आपकी आसान हो जाएगी। तो टेंशन ना लीजिए, बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लेकिन चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।